हमारी एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आईवीएफ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। लेकिन मेरा एक और भी इंट्रोडक्शन है। मैं नसीम हिजाजी द ग्रेट हिस्टोरिकल नॉवल राइटर की मैं नवासी भी हूँ और मेरी टॉक्स हैं यूट्यूब पे, अगर किसी ने वॉच करना हो। डॉक्टर साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि आजकल पूरी दुनिया का तो अजीम ने बता ही दिया, पाकिस्तान की अगर बात करें खसूसन तो पाकिस्तान में हर घर में 2 से 4 लोग ऐसे हैं जो बे औलादी का शिकार है। नई जोड़े की शादी होती है, उसके बाद पता चलता है जी बहुत सारे मसाइल हैं फीमेल में भी और मेल में भी। तो इसकी ज़्यादा वजह क्या है? बेटे, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक आई ओपनर है हमारे लिए कि हर तीसरे चौथे कपल को एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है, मेडिकल एडवाइस की। और ये पहले जब मैं पढ़ रही थी तो फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन अब जब कपल्स आते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। यानी 60 to 70% मेल फैक्टर होता है, फीमेल फैक्टर तो होता ही है, लेकिन उसका जो तनासुब जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले मेल का टेस्ट नहीं कराते थे, अब फीमेल तो टेस्ट होता है और उसमें पता चल जाता है कि ये मेल भी इन्वॉल्व है इसमें। तो आपके चैनल की वसातत से मैं लोगों को ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि, और तो पहले बच्चियों की बात कर लेते हैं, उसमें ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ज़्यादा रोल है। टीबी का बैसिलस ऐसा है जो कि अगर कोई कांटेक्ट हो गया है, जैसे अगर स्कूल में एक क्लास में एक बच्ची को टीबी है और वो बात कर रही है, तो बात करने में जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं मुंह से, माइक्रो ड्रॉपलेट्स, वो पूरी क्लास को इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्ची को खांसी है वो मास्क पहने और अपनी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो फैलाए नहीं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मदरसों में बच्चियों का कांटेक्ट और ये जो हवा का और बातचीत का जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो अपनी बच्चियों को अगर घर में कोई टीबी का मरीज़ है तो उनकी तीमारदारी के लिए मत लगाएं। जो टीबी का मरीज़ है, जैसे दादी, नानी, दादा और नाना वगैरह, ये इस तरह जैसे ओल्ड एज में ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो उनको आइसोलेट कर दें। होता क्या है कि छोटी बच्ची को कहते हैं अच्छा दादा को ये पकड़ा दो, ये कर दो, डोंट डू दैट। उनको मास्क पहनाएं, बच्चियों को बिल्कुल उस कमरे में ना जाने दें जिसमें टीबी का मरीज़ है। उसके बाद बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत फैली हुई है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं जो कि सख्त रसौली होती है बच्चेदानी की। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। हमारा मसला ये है कि हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहना शुरू हो गए हैं, हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। हम डब्बों में पैक हुई हुई चीज़ें खाते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फिर हम चिकन के बारे में कहती हैं ज़्यादा मसला जो है चिकन क्रिएट कर, ऐसा ये गलत है, मेरा ख्याल है ये ख्याल गलत है। हमारे केमिकल्स इतने इस्तेमाल करते हैं हम बचपन से ही बच्चों को वो पैकेट की चीज़ें देते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। माएँ फ्रेश चिप्स तो बना के दे नहीं सकती उनको, वो बस आसान ज़िंदगी है, उनको वो स्क्रीन पकड़ा दी और पैकेट पकड़ा दिया एक किसी भी चीज़ का, और वहाँ से वो प्रिजर्वेटिव ले रहा है, वो स्क्रीन से उसको नुकसान पहुँच रहा है। फिर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसमें ना सूरज की रोशनी आती है, ना फ्रेश एयर है, ना कुछ और चीज़ है, और वो एक आर्टिफिशियल सी दुनिया में वो बच्चा आजकल का रह रहा है। विटामिन्स की कमी है, उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की कमी है, बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने एक्सरसाइज क्या करनी है, डाइट क्या लेनी है, माओ को नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे। डॉक्टर साहिबा, आपने ख़वातीन की टीबी के बारे में बताया और आपने भी बोला कि मर्द हजरात में जो है इनफर्टिलिटी वो आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह क्या है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा। बेटे, ये फिर वही बात है कि जैसे ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, अब फ्रेश फ्रूट्स खाना तो शायद रिवाज के खिलाफ ही हो गया। फ्रेश फ्रूट्स भी, वो फ्रेश जूसेस भी नहीं पी सकते, जूस निकाल के पीना आई थिंक इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप पूरा फ्रूट खाइए, जो जूस निकाल के आप उसका हिस्सा जो डस्टबिन में फेंकते हैं वो आपको कैंसर से बचाता है, वो आपको हर चीज़ से बचाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी जो फूड है उसको इंटेस्टाइन्स में से उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। तो इसलिए वो चीज़ें मत आप फेंकें, उनमें हर एक में इफादियत है, उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, जो आपके हर सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, एजिंग करते हैं। अगर आपने यंग नजर आना है तो डोंट थ्रो दैट अवे।
अच्छा, हम सबका, जो कि आप IVF एक्सपर्ट हैं, तो हम सबके दिमागों में सवाल होता है कि IVF आखिर काम कैसे करता है, ये किस तरह से वर्क कर सकता है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ देखो बेटे, एक बहुत ख़तरनाक बात जो दुनिया में इमर्ज हो रही है वो ये है, जैसे कि हमारे दरख्तों पे फल अब कम लग रहे हैं, पहले तो झुके होते थे, बच्चियों में अंडे कम आ रहे हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि वी डू नॉट प्रोड्यूस एग, हमारे अंडे रोज़ाना बनते नहीं हैं। जब बच्ची दुनिया में आती है तो अल्लाह सुब्हानु ताला उसकी किस्मत के अंडे उसकी ओवरी में डाल के भेजते हैं, ठीक है। अगर आप 30 साल की उम्र पे शादी हुई है किसी बच्ची की, तो उसके अंडे 30 साल और 6 माह पुराने हैं, बिकॉज जब वो अपनी माँ के पेट में 4 माह की थी तो वो अंडे बन गए थे और वो एडल्ट एग्स थे। हम एक न्यू बॉर्न बेबी के अंडे निकाल के उसके टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, तो वो एडल्ट एग्स होते हैं, वो पड़े रहते हैं 14-15 ईयर्स की एज में वो गिरना शुरू होते हैं और उसके बाद वो जैसे कि नॉर्मल साइकिल शुरू होता है। अब अगर किसी बच्ची की ओवरीज रेजिस्टेंट हैं, वो एग्स ही नहीं प्रोड्यूस मतलब वो शेड नहीं कर रही, और अगर एक मेल है और उसका सीमन एनालिसिस अगर करवाया है और वो 15 मिलियन से कम है और उनमें एक्टिव, देखें जिस किसी को पूछो वो कहेगा जी परसेंट होता है, परसेंट कुछ नहीं होता, यू हैव टू टॉक अबाउट द टोटल स्पर्म काउंट। अगर वो 15 मिलियन से कम है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं है। 15 मिलियन से कम और 60% अगर उसमें एक्टिव हैं तो तब आप सोच सकते हैं कि शायद ये फिर भी उनको हेल्प की ज़रूरत है। 20-25 इज़ अ सेफ लिमिट कि अगर वो 25 मिलियन से ऊपर है और 60% उसमें एक्टिव हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है क्योंकि स्पर्म का एक हेड है, एक नेक है, एक टेल है। अगर टेल नहीं है तो प्रोपेल नहीं कर सकता, हेड छोटा है तो एबनॉर्मल है, उसकी नेक नहीं है तब भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है कि ये एक्टिव भी हैं, जो बहुत स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ द स्पर्म विच कैन कॉज अ प्रेगनेंसी। अगर वो खूब घूमता जा रहा है या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो दोज आर द स्पर्म्स व्हिच कैन नॉट कॉज अ प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, जो IVF प्रोसेस है इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं बेटे, इसके साइड इफेक्ट्स कोई ख़ास नहीं है। इसमें अब देखें ना, एक 1 मिलियन काउंट का मेल है या उसके सीमन में स्पर्म ही नहीं है ही नहीं, फिर व्हाट वी डू इज कि हम उसके जहाँ बन रहे हैं स्पर्म वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ हमें मिल जाते हैं। पहले क्या होता था कि टेस्टिकल का एक सैंपल लेके और उसमें डिक्लेयर कर देते थे कि ये फादर नहीं बन सकता, बट नाउ वी डू टेस्टिकुलर मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है कि हम स्प्लिट ओपन कर लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आइलैंड्स ऑफ ब्लड वेसल हमें नजर आ रही होती है। जहां हमें माइक्रो वेसल्स नजर आती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं स्पर्म बन रहे होते हैं, तो वो फिर हम इट कैन टेक 3 आवर्स 4 आवर्स, हम सारी मैपिंग करके देखते हैं, लैब में फौरन भेजते हैं वो टिश्यू, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो उसको टीज करता है, उसमें से निकालता है कि उसको सिर्फ एक सेल अगर मिल जाए ना, यानी स्पर्मेटिड मिल जाए, एक न्यूक्लियस और एक उसका साइटोप्लाज्म भी मिल जाए ना, तो उससे भी प्रेगनेंसी होती है। अच्छा मैम, इज इट पॉसिबल कि जैसे लोग कहते हैं कि जेंडर भी आप पसंद करवा सकते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें बेटा चाहिए, तो IVF की मदद से भी बेटा हो सकता है? मुमकिन है, ये तो सब कुछ अब तो ह्यूमन इंजीनियरिंग हो रही है। आपको बाल कैसे चाहिए, आपको आंखें बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, खैर ये चीजें अभी पाकिस्तान में नहीं है, बट इट इज हैपनिंग। आप पूरा पर्पस मेड बच्चा पाकिस्तान में जेंडर सिलेक्शन हो रही है और फिर हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि कुछ मौरूसी इमराज होते हैं वो हम टेस्ट कर सकते हैं और वो हम फेंक सकते हैं एम्ब्रियोज के, ये एक फैमिली है उसमें एबनॉर्मल बच्चे ही आ रहे हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत थोड़े ऐसे कंजेनिटल जेनेटिकली ट्रांसफर्ड जो डिजीज़ हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो जितनी कर सकते हैं उतनी हम करके हम उनको बता सकते हैं। जैसे ट्राइसोमी है, जैसे वो मंगोल बच्चे पैदा होते हैं, उसको हम देख के डिस्कार्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी, फ्रूटफुल होगी।